क्या स्नैपडील बंद हो रही है? ये क्वेश्चन काफी कॉमन हो गया है इंडिया में, क्योंकि स्नैपडील से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स निकल के आते हैं सब चीजें केओस की सिचुएशन क्रिएट करती है स्नैपडील के कस्टमर्स में। स्पेशली जब से अमेज़न ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया के लिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ हो रहा है ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कंपनी के ट्रेंड्स को देखते हुए? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनी स्नैपडील के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये अपने फेलियर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, कब कर दिए एंड इसके पीछे रीजंस क्या क्या रहे। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि सब चीजें बैक टू बैक लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले ना हमको थोड़ी सी स्नैपडील की हिस्ट्री पता होना चाहिए। बेसिकली स्नैपडील एक बहुत ही देश के मशहूर पायनियर कुणाल बहल ने बनाई थी 2010 में, जब उनकी खुद की एज सिर्फ 24 साल की थी। एंड बिलीव मी, सिर्फ 6 सालों में स्नैपडील इंडिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई थी। और तो और रिस्क इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टीज थी, जैसे कि रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक एंड नेक्सस वेंचर। अपने पीक टाइम पे स्नैपडील ने 11 कंपनियों को एक्वायर किया था। ये 6 साल स्नैपडील की हिस्ट्री के सबसे अमेजिंग साल थे एंड 7वें साल से पूरी कहानी ट्विस्ट हो जाती है। Straight to our top story where Flipkart and Snapdeal merger has been called off. ठीक हैं वो सारे एम्प्लॉइज जिन्हें बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 2010 से सीधा चलते हैं 2017, जब स्नैपडील ने अटेम्प्ट करा एक फेल्ड मर्जर फ्लिपकार्ट के साथ। अगर आपको नहीं पता तो फ्लिपकार्ट स्नैपडील से 3 साल पहले बन गई थी एंड स्नैपडील के लिए एक लौती सबसे बड़ी राइवल थी उस टाइम पे। अब वापस आते हैं स्नैपडील पे। तो इस फेल्ड मर्जर के बाद स्नैपडील के बाद सिर्फ इतने फंड्स बाकी रह गए थे कि शायद मुश्किल से 1 महीना भी ना घिसता। एंड दूसरी साइड पे फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न ने अपनी पोजीशन इंडिया के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी। अब एक बार ये नजर डालते हैं कि इस फेलियर की वजह क्या रही है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन थी नहीं। स्नैपडील इतनी ज्यादा बिजी थी और ज्यादा वेयर हाउसेस बनाने में कि इन्होंने अपने यूएसपी पे कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे फ्लिपकार्ट ने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी पकड़ी थी स्टार्टिंग में, ऐसे स्नैपडील ने अपने लिए कोई भी एक कैटेगरी में किल करने का नहीं सोचा। जिसको कहते हैं ना कि ये जबरदस्त मूव था स्नैपडील का, ऐसा कुछ था ही नहीं इस कंपनी के अंदर। आपकी टारगेट मार्केट आपको खुद चूज करे, ये काफी जरूरी होता है कंपनीज के लिए, ताकि वो स्टैंड आउट कर पाए एंड लोगों को अट्रैक्ट भी। लेकिन स्नैपडील ऐसी कोई भी कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर रहे थे जो बहुत ज्यादा यूनिक हो। जले पे नमक के लिए बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने स्नैपडील के साथ टाई अप किया, जैसे कि रेडबस, जोमैटो, क्लियर ट्रिप, किसी का भी कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग इंपैक्ट नहीं आया स्नैपडील के लिए। सेकेंडली, जितने भी स्नैपडील ने एक्विजिशंस करे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें से कोई भी इतना ज्यादा फ्रूटफुल रहा ही नहीं। सिर्फ एक लॉजिस्टिक फर्म गोजवास का एक्विजिशन अच्छा हुआ था, लेकिन इसको भी लॉन्ग टर्म में ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए एंड फाइनली गोजवास पिजन एक्सप्रेस के पास चली गई। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि इस एक्विजिशन में स्नैपडील ने 20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। स्नैपडील ने मोस्टली कंपनीज को उनके पीक टाइम पे एक्वायर किया, लेकिन उस टाइम पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा खराब थी। फ्री चार्ज के साथ एक काफी बड़ा एक्विजिशन हुआ, लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद फेल हो गया। हाँ, अगर कोई एक्विजिशन स्नैपडील के लिए अच्छा वर्क किया तो वो था exclusively.com, जो कि एक फैशन का लग्जरी ब्रांड है। 1 साल के अंदर कंपनी को हाई प्रॉफिट्स रिसीव हुए इस एक्विजिशन के बाद, लेकिन सैडली वो भी कुछ टाइम पहले बंद हो गई। स्नैपडील इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ ही रहा था कि इसके बाद एक नया कॉलम खुल जाता है डेटा ब्रीचेस का। पास्ट में देखा गया कि बहुत बार स्नैपडील की तरफ से डेटा ब्रीचेस हो गए। एक बार तो इतना इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। इनका डेटा यूपी के ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में पड़ गया कि उन्होंने एक फेक, नकली, फर्जी कॉल सेंटर ही खोल डाला स्नैपडील के नाम का, और तो और लोगों को जॉब्स भी ऑफर कर दी स्नैपडील के नाम से। अब जो ये जॉब्स ऑफर की गई थी ये थी कॉलर्स की, जो लोग कॉल करते स्नैपडील के एग्जीक्यूटिव्स बनके। अब जो डेटा ब्रीच होता था उसमें से कस्टमर्स के नेम एंड फोन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके ये जो सारे के सारे कॉलर्स थे ये उनको कॉल करते थे कस्टमर्स को एंड अमेजिंग ऑफर्स पिच करते थे। यूजुअली स्कीम ये थी कि हाई रेंज के इलेक्ट्रॉनिक्स कम रेट में ऑफर करते थे अगर कस्टमर उसी टाइम पे उनको पेमेंट कर देता है तो। ऑफर्स इतने अट्रैक्टिव, जैसे कि लेटेस्ट आईफोन ले लो 26,000 में, या फिर एक XYZ प्रोडक्ट ले लो अप टू 70% ऑफ में। किसी को भी यही लगता कि यार स्नैपडील जैसी कंपनी का कॉल आया है तो यार ले लो, क्या दिक्कत है। कीपिंग इन माइंड कि उस टाइम पे ऑनलाइन के ऑफर्स वाकई काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते थे, लेकिन किसको पता था कि ये कॉल स्नैपडील की तरफ से नहीं बल्कि डेटा ब्रीच वाले साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से था, जिन्होंने हजारों लोगों को लगा दिया। वैसे आपको पता है सिर्फ इंडिया में 1 साल में 80 मिलियन लोगों का यहाँ पे डेटा चुराया गया एंड गलत चीजों के लिए यूज किया गया, ठीक वैसे ही जैसे स्नैपडील के केस में हुआ। तो ऐसे केसेस किसी के साथ भी अलग अलग वेरिएंट्स में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉल और आपका फोन नंबर एक्सट्रैक्ट किया जाए, आपके लोकेशन, आपका बहुत सारी चीजें जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हो, कुछ भी चोरी किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स VPN। एंड जब बात VPN की हो तो बेस्ट इन सेगमेंट है सर्फशार्क VPN। सर्फशार्क VPN दुनिया में टॉप 3 VPN में
में से एक माना जाता है एंड ये बाकी की VPN सर्विसेज से ज्यादा सिक्योर भी है एंड सस्ता भी। हम जब भी ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो एक तो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, हैकिंग इवन टारगेटेड एड से भी बचाता है। और क्या बचाता है बताऊं? आपके पैसे। यस, ये ऑनलाइन शॉपिंग जैसे Amazon एंड Flipkart पे आपको काफी ज्यादा सेविंग्स कराता है, आपको कमाल के कूपन कोड्स बताता है जिससे आप अप टू 50% तक सेव कर सकते हो। चेरी ऑन द केक, कुछ शोज ऐसे होते हैं जो रीजन बेस्ड होते हैं क्योंकि हमारी लोकेशन मास्क हो जाती है, तो सर्फशार्क VPN लगाते ही हम वो शोज एक्सेस कर पाते हैं जो अदरवाइज हम नहीं देख सकते, जैसे कि मेरा फेवरेट द ऑफिस। और हाँ, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते भी हो और किसी वजह से पसंद नहीं आया तो नो टेंशन, क्योंकि आप विद इन 30 डेज अगर कैंसिल करते हो तो फुल रिफंड मिल जाता है। वैसे भी ज्यादा महंगा है नहीं, और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एक फायदा और करा देता हूँ। सरकास्टिक VPN कोड लगाओगे तो 82% ऑफ तो मिलेगा ही, साथ में 3 महीने फ्री एक्स्ट्रा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाके डाउनलोड करो एंड कोड लगाना मत भूलना, सरकास्टिक VPN। अब चलते हैं बैक टू आवर स्टोरी। थर्ड रीजन था स्नैपडील के फेलियर का, वो था ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। बेसिकली यहाँ पे स्नैपडील ने ठान लिया था कि अब ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन में भी बहुत सारे अलग अलग शहरों में मल्टीपल स्टोर्स खोलेगा स्नैपडील एंड ऑफलाइन ऑनलाइन इन दोनों को एक साथ जोड़ देगा। ये स्ट्रैटेजी इन्होंने 2015 में इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करी एंड सबको ये लग रहा था कि ये गेम चेंजर हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी है इसने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट किया स्नैपडील के डाउनफॉल में। ओमनी चैनल की अपनी टीम जो है वो केओस फेस कर रही थी एंड लीडरशिप टीम के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक टेक टीम को हायर करके चीजों को पीक पे ले जा पाए। शायद इनके ओमनी चैनल लॉन्च की टाइमिंग ही बहुत ज्यादा गलत बैठी, क्योंकि कस्टमर्स को एक टच फील एंड रिड्यूस डिलीवरी टाइम देने के लिए कंपनी के सारे सेगमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइन होने चाहिए, और अगर रिटेलर्स जो ऑफलाइन है वो ही अगर स्लो होंगे पिकअप्स के लिए तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा ही। लेकिन इन सब के बावजूद स्नैपडील अपने रिटर्न्स को बहुत ज्यादा कम ले आई थी, अंडर 10% इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। 10 करोड़ की मोटी इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी स्नैपडील को क्रिएटिव लोगों की जरूरत थी। अब ऑफलाइन इन्वेंट्री के लिए ये लोग ऑर्डर फुलफिलमेंट सॉफ्टवेयर यूनिकॉमर्स यूज करते थे, वो भी ठीक से इंटीग्रेटेड नहीं था। कोई भी अपडेट आती थी तो इनका सिस्टम ही स्टक हो जाता था। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंपनी के अपने टेक एंड बिजनेस के बीच में कोई इंटीग्रेशन था ही नहीं। अगर ये अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से एक्सप्लोर करते तो शायद इनको ये दिख जाता कि फर्नीचर एंड ग्रोसरीज में एक अच्छा एज था, क्योंकि जब ग्रोसरी की बात आती है तो सप्लाई चेन काफी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, और जितने इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स थे, फर्नीचर को अपनी यूएसपी बना के अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। आपको शायद लग रहा होगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप फैक्ट सुनोगे तो आप भी यही बोलोगे। 25 सिटीज में इनके 69 फुलफिलमेंट सेंटर्स थे, वहीं पे Amazon के सिर्फ 27 एंड फ्लिपकार्ट के 26। तो फुलफिलमेंट सेंटर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी स्नैपडील के पास, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक हाईएस्ट मार्जिन कैटेगरी है एंड इसका कोई भी ऑनलाइन सैचुरेशन आने का दूर दूर तक चांस भी नहीं है, स्नैपडील को मे भी एक थॉट देना चाहिए था इसके बारे में। इसके बाद अगला फैक्टर फेलियर की वजह बनी लैक ऑफ डेमोक्रेसी। स्नैपडील ने पैसा लगा दिया, ब्रांड बना लिया, लेकिन उनकी खुद की टीम का क्या? स्नैपडील ने अपनी कंपनी के अंदर टीममेट्स को ऐसा कोई कल्चर ही नहीं दिया जो बहुत ज्यादा उनको मोटिवेट करता अच्छा परफॉर्म करने के लिए। कंपनी के दोनों को-फाउंडर्स ने कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया कि वो किसी भी तरीके से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे स्नैपडील के, वो कंपनी छोड़ के चले गए। बेसिकली ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो कर रहे थे। दोनों को-फाउंडर्स ने सिर्फ अपनी पॉकेट्स भरी। अगर मैं अमाउंट बताऊं तो शायद थोड़े से हिल जाओ। सैलरी लेते थे लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 46 करोड़ एनुअली। 46 करोड़। ना कोई सेकेंडरी मैनेजमेंट टीम थी, ना ही कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम फ्लिपकार्ट को देखें तो वो एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप के मॉडल को फॉलो कर रहे थे, अपने टीममेट्स को भी इन्वॉल्व करते थे किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग में। लेकिन स्नैपडील को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट फैक्टर था नो गोल्डन टच का, जो स्नैपडील ने अनाउंस किया ओनली आफ्टर द लॉन्च ऑफ Amazon प्राइम। स्नैपडील गोल्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एंड ये कस्टमर्स को फ्री सर्विस ऑफर करते थे विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। इन्होंने कस्टमर्स को मोटिव दे दिया कि अगर आप गोल्ड लेते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी स्टैंडर्ड, बहुत सारी जगहों पे नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी एंड साथ में ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज के अंदर 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर दी। लेकिन इट सीम्स कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी की जगह पे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए था, और फिर इंडिया में डीमोनेटाइजेशन होने के बाद इस स्नैपडील गोल्ड को काफी ज्यादा पुश मिल गया, जिसकी वजह से 20% ऑफ द ऑर्डर्स इनके इस वाली पॉलिसी के थ्रू होके जा रहे थे। एंड लास्टली देयर वाज दिस मल्टीलिंगुअल ट्रेजेडी विद स्नैपडील। स्नैपडील ने एक ऐप लॉन्च करी थी जिसका नाम था वर्नैक्युलर, जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गई थी शुरुआत में, लेकिन शायद देश के लोगों को इतना
इतना ज्यादा वर्नैकुलर चाहिए नहीं था। मे बी स्नैपडील ने सही स्ट्रैटेजी यूज नहीं करी उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, और क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम आया ही नहीं इस इनिशिएटिव में जितना ज्यादा आना चाहिए था इसको सक्सीड होने के लिए, ये इनिशिएटिव भी फेल हो गया। मतलब सारा का सारा जो पैसा लगाया था वो सब डूब गया। स्नैपडील को इस सब को इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएक्स, फिर प्रोडक्ट्स, फिर डिलीवरी प्रोसेस और उसके बाद द लैंग्वेज ऑन द ऐप। स्नैपडील के लिए पहले चीजें इतनी ज्यादा सॉर्टेड थी नहीं कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, जैसे कि द फेमस इंसिडेंट ऑफ स्नैपचैट। यहाँ पे स्नैपचैट के सीईओ इवान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया मार्केट में कि उनको अपनी स्नैपचैट ऐप के लिए एक्सपैंड नहीं करना है इन पुअर नेशंस लाइक इंडिया। तो एज यूजुअल इंडिया के लोग बॉयकॉट बहुत जल्दी करते हैं। बॉयकॉट स्नैपचैट की जगह बॉयकॉट स्नैपडील ट्रेंड करने लग गया ट्विटर पे। कुछ लोग जिनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस पूरे इंसिडेंट की, उन्होंने समझा कि ये स्नैपडील के सीईओ का स्टेटमेंट है एंड उन्होंने स्नैपडील इंस्टॉल करा, उसको प्ले स्टोर एंड iOS स्टोर के ऊपर डाउनग्रेड करा, 1 रेटिंग दी और अनइंस्टॉल एंड बॉयकॉट स्नैपडील ट्रेंड करा दिया। इससे ज्यादा खराब टाइमिंग नहीं हो सकती थी इस इंसिडेंट की। इंटरेस्टिंग चीज ये कि यहाँ पे स्नैपचैट को तो 1 हफ्ता लगा इस कंट्रोवर्सी पे कुछ भी कमेंट देने के लिए, लेकिन स्नैपडील को सेम डे से फोन बजने स्टार्ट हो गए थे एंड वो डेस्परेटली चाहते थे कि ये कंट्रोवर्सी सेम डे ही शांत हो जाए। ओके, तो अब आप सोच रहे हैं कि फाइनली अब क्या है इन स्टोर फॉर स्नैपडील, क्या ये कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे? आगे के इनके क्या प्लान्स होने वाले हैं? अभी के लिए इनके को फाउंडर कुणाल बेल फोकस कर रहे हैं कैपेबिलिटी क्रिएशन पे। इसका मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज एंड नई पर्सनलाइजेशन को डिस्कवर करना। एंड इनका कहना है कि स्नैपडील के लिए ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इस कंपनी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जहां तक कैपिटल बढ़ाने की बात है, स्नैपडील अभी एक नॉर्मल न्यूट्रल ट्रैक के ऊपर चल रहा है, काइंड ऑफ रिकवरी मोड में। ना ही लॉसेस की तरफ जा रहे हैं, ना ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स की तरफ। इस कैपिटल के ना बढ़ने के बावजूद भी ये मार्केट के अंदर नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं भी कर रहे तो, विच मींस कि इन्होंने पीक टाइम्स में अच्छा रेवेन्यू बनाया था वो अभी तक काम आ रहा है। लेकिन कंपनी ने अभी तक फंड रेजिंग को रूल आउट नहीं किया है। ये लोग फंड रेजिंग को यूज करेंगे कंपनी की ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। इवन 2020 में इन्होंने ये भी बोला था कि स्नैपडील 15 कंपनीज के साथ टॉक्स में है उनको एक्वायर करने के लिए, जिसमें से आज तक टिल डेट काफी सारी कंपनीज अभी भी पेंडिंग है। तो मे बी इस बार शायद स्नैपडील काफी ज्यादा सेंसिबली वर्क करेगा मार्केट के अंदर, बजाय कि इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इररिस्पांसिबली यूज करने के। आई जस्ट होप फोकस एंड डिटर्मिनेशन इनको वापस बैक ट्रैक पे ले आए, क्योंकि इंडिया को एक मेजर ई कॉमर्स कंपनी की सख्त जरूरत है जो फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न को अच्छी तरीके से टक्कर दे पाए। अब इसमें कितना टाइम लग जाएगा ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि टाटा डोकोमो कैसे बंद हो गई तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि एयरसेल कैसे बंद हो गई तो ये वीडियो देख सकते हो। बाय द वे, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील। एंड भूलना मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सर्फशार्क वीपीएन डाउनलोड कर लेना, सरकास्टिक वीपीएन कोड है, मजा आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।